नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। टेलीफोनिकली जो केस लेते हैं वो भी उनका भी इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आजकल जितना भी डिस्कशन चल रहा है मोस्टली ऑनलाइन चलता है, ऑडियो या वीडियो के द्वारा। तो ये केस भी मैंने पुराने मरीजों का ही है जो पहले दवाइयाँ लेते रहे हैं, और अब इसको जो समस्या आई है उसके लिए इन्होंने टेलीफोन करके दवाई लेने की इच्छा प्रकट की। तो ये जो वीडियो ऑडियो है ये काफ़ी स्पष्ट आवाज़ है, इसलिए मैं अपनी भाषा में इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट पेशेंट की आवाज़ आपको सुनवा रहा हूँ, और इसमें पेशेंट की आइडेंटिटी छिपाने के लिए हमने इसको कुछ पार्ट एडिट किया है, लेकिन जो मेन कन्वर्सेशन है वो पूरा का पूरा आपके सामने है। अभी मैं आपको पेशेंट की आवाज सुनवाता हूँ। हेलो, नमस्कार सर, बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अभी मेरा काम ये जो ये क्या बोलते साहब इसको, लेग्स का हाँ, उसका बहुत जलन हो रहा है साहब। नहीं तो जलन तो पहले से रहती होगी आपको। हाँ, बहुत पहले से। और कुछ? वही सर खास प्रॉब्लम है, वो जलन है सर। ये 1.5-2 साल ये कोरोना आने के बाद ऐसा ही सब लोग बोलते वो आर्सेनिक वो इस्तेमाल के इस वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो गया क्या बोल के भी डाउट है। अच्छा, नहीं तो इसका बहुत और पहले भी बहुत पहले भी थोड़ा आता था, इतना नहीं था। हाँ, अभी बहुत बढ़ गया है। हाँ, बहुत बढ़ गया है साहब, 15-20 दिन से। इससे क्या लग रहा है, मतलब कुछ जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है, बर्दाश्त की बाहर। बर्दाश्त के बाहर? अच्छा, नहीं तो मतलब इसे सिर्फ बर्दाश्त के बाहर ही है या कुछ और भी बात है? कुछ बात नहीं सर। या इसका कोई टेंशन आने लग गया है? नहीं, ये जलन है, जलन। मतलब आप फिर कैसे करते हो मैनेज इसको? ऐसा थोड़ा था, नारियल का तेल लगा के ऐसे घूमो। अच्छा, कितने दिन? 15-20 दिन हो गए इसको? हाँ, ज्यादा हो के 15-20 दिन हो गए। अच्छा, मतलब फिर कोरोना के बाद बीच में ठीक था आपका ये? सब कभी कभी आता था, कभी कभी मैं चलता फिरता हूँ उस समय में नहीं आता सर। चलते फिरने से नहीं आता? चलता फिरता रहता हूँ काम में। हाँ, ये जब सोता हूँ ऐसे बेड में लेटे रहता हूँ, बेड में पड़े रहता हूँ, उस समय में आता है सर। अच्छा, दिन भर नहीं रहता आपको? पूरे दिन नहीं रहता? बाहर साइट में इधर उधर घूमता हूँ। अभी 1 हफ्ता से मैं साइट में नहीं जा रहा हूँ साहब। तो दिन में घर पे होते हो तो रहता है, दिन में भी है? दिन में। मतलब घर पे भी रहते हो तब भी दिन में रहता है? हाँ, दिन में रहता है। अच्छा, मतलब अगर आप इधर उधर तो दिन में खाली रहते हो, कुछ कामों में बिजी रहते हो? कुछ काम नहीं है सब, खाली रहता हूँ। तो फिर मतलब काम वाम में लग जाओ तो फिर ध्यान कैसा रहता है इसका? वो ध्यान में नहीं रहता सर। मतलब ध्यान चला जाए कहीं और तो फिर ये नहीं महसूस होता आपको? हाँ, नहीं होता। अच्छा, तो इससे मन कैसा रहता है तुम्हारा? कोई चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ और बात है? ऐसे कुछ खास असर नहीं है सर, मन में कैसा कुछ विचार ऐसा नहीं है सर, लेकिन ये 3-4 दिन से हाँ, बहुत जलन हो रहा है साहब, इसलिए मैं बर्दाश्त की बाहर हो गया, इसलिए आपका पास आता हूं ये बात। अच्छा, बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मतलब सिर्फ आपको रिलीफ चाहिए ना इससे? मतलब ये कह रहे हो आप कि भाई अब तो टॉलरेट नहीं हो रहा, रिलीफ चाहिए मुझे? हाँ सर, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो अभी आप पहले इसमें लगेगा, समय लगेगा, इसके अंदर कुछ टाइम लगेगा। अभी आप पहले कैंथेरिस ले लो। कैंथेरिस 200 की एक खुराक अभी ले लो, ओके। और एक रात को ले लेना।
ओके और कल सुबह बात करना मेरे से। ओके। हेलो। नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार। साहब साहब कल वो कैंथारिस खाने को बोला था, खाया था साहब। हाँ हाँ ये पैर का जलन, हाँ समझ गया। ये थोड़ा थोड़ा नहीं, 75% रिलीफ आ गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। 75% से तो ज्यादा रिलीफ अभी आ गया। अभी तुम अभी इसको सिर्फ जब आप बहुत परेशान हो ना तब हाँ। खानी है, नहीं तो नहीं खानी है। ओके। हाँ आपने पेमेंट कर दी? कर दिया था साहब, तो क्या ठीक है, तो जब जरूरत हो तब बात कर लेना। ओके। ओके। इस केस में रिजल्ट एकदम तुरंत आया, जो भी एलोपैथी की मेडिसिन से भी फास्ट हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे रिजल्ट कहीं भी मिलते नहीं हैं। ये तभी होता है जब एग्जैक्ट सिमिलिमम हमको मिल जाए। पेशेंट और मेडिसिन में एग्जैक्ट सिमिलिमम होगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा। और हम यही प्रयास करते रहते हैं कि हमको अपनी स्किल इतनी बढ़ानी चाहिए कि हमें हर केस में ऐसे 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिले। तो जो रूब्रिक मैंने लिए थे, मतलब वो जो आपको समझाने के लिए मैं रूब्रिक यहाँ लिख रहा हूँ, वो मैं प्रैक्टिस जब करता हूँ, मरीज के दवाई का सिलेक्शन करता हूँ, तो उस वक्त नहीं लेता हूँ। तो ये रूब्रिक मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। डेलीरियम, क्राइंग विद, हेल्प फॉर, डेल्यूजन, चोक्ड, आइस कोल्ड हैंड्स बाई, इसमें अकेली कैंथरिस है। डेल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड इच। डेल्यूजन, पोजेस्ड बीइंग। रेस्टलेसनेस, बैड टॉसिंग अबाउट इन। अब ये 5 रूब्रिक हैं और पांचों रूब्रिक में 4 कॉमन हैं कैंथरिस और स्ट्रामोनियम में। सिर्फ एक नंबर 2 वाला रूब्रिक है डेल्यूजन चोक्ड बाई आइसी कोल्ड हैंड्स, वो कैंथरिस में है और स्ट्रामोनियम में नहीं है। यानी ये कैंथरिस और स्ट्रामोनियम अपेरेंटली तो इतनी बिल्कुल अलग अलग दवाई हमें महसूस होती हैं, पर इनके बहुत सारे रूब्रिक आपस में मिलते हैं। इसीलिए हम जब अज्ञानतावश एक मेडिसिन जो एक्यूरेट होनी चाहिए उसके स्थान पर उससे मिलती जुलती दवाई दे देते हैं अपने सीमित ज्ञान के कारण, तो वो भी काम करती है थोड़ा बहुत, पर वो मरीज को क्योर नहीं करती है। फिर हम उसकी पोटेंसी बढ़ाते हैं, फिर कुछ और करते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। और फिर हम समझते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, पोटेंसी बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ, दवाई ऐसे, मतलब ये सब डावाडोल सा चलता रहता है। तो इसलिए हमारे को स्किल डेवलप करनी चाहिए कि 100% एक्यूरेट मेडिसिन का सिलेक्शन हम लोग कर पाएं, तब होम्योपैथी घर घर में जाएगी। तो अब मैं आपको आगे की बात जो मैंने लिखी है वो पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि लिखना जरूरी होता है। एक रैंडमली अब जब वीडियो बनाने बैठ जाएंगे तो उसमें बहुत सारी बातें छूटने का डर होता है। तो इन रूब्रिकों को आपको केस को समझाने के लिए लिखा गया है। जब रोगी का केस लेते समय रिपल्ट्री का प्रयोग मैं नहीं करता हूं या नहीं किया गया था। ज़्यादातर रोगियों के लिए मैं दवाई का चुनाव बिना रिपल्ट्री के प्रयोग के ही करता हूं, क्योंकि मैंने पहले से ही दवाई की जो सूक्ष्म प्रकृति है उसको समझा हुआ है। इसीलिए रोगी के साथ हुए संक्षिप्त, यानी बहुत थोड़े से वार्तालाप में, या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, शारीरिक हाव भाव होते हैं, उसके आधार पर तुरंत ही बड़ी सहजता से सटीक दवाई का चुनाव कर लिया जाता है। परंतु जब मुझे केस को अन्य डॉक्टरों को समझाना पड़ता है, जैसे कि सेमिनार होते हैं वहाँ हम केस लोगों को समझाने होते हैं, या कहीं आर्टिकल लिखना है किसी मैगजीन में छपने के लिए, या यूट्यूब के लिए मुझको अपना वीडियो बनाना होता है, जैसे कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में मुझे अपने इस स्किल को कि मैंने कैसे दवाई सेलेक्ट की दूसरों को जब देना होगा, तो फिर उसको ऑथेंटिकेट बनाने के लिए हमको रूब्रिक्स का सहारा लेना होता है। तो बिना रूब्रिक के सामने वालों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ये रूब्रिक वीडियो बनाते समय लिखता हूँ। अब जो मैंने
अब मेरे को कैसे पता लगा, तो मैंने भी जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, इन रूब्रिकों के माध्यम और मैट्रिया मेडिका के माध्यम से ही सीखा है। परंतु जब मैं रोगी के लिए दवाई का चुनाव करूंगा तो वो बिना रिपर्टरी के करूंगा। तो समझने के लिए रूब्रिक जरूरी है, पर चुनाव करने के लिए जरूरी नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप किसी मेडिसिन को सूक्ष्मता से समझ लेते हो तो फिर वो एक किस्म से आपके जानकार मेडिसिन बन जाती है। तो जिसके छोटे से प्रेजेंट से ही आप उसको समझ सकते हो। अब इस केस में जो रूब्रिक लिए हैं उनमें से रूब्रिक नंबर 3, 4 रूब्रिकों को मैं पहले ही और बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और डेल्यूजन इंजरी में तो पूरा वीडियो ही मैंने बनाया हुआ है। तो उनको मैं बहुत, और पोजेस्ट का भी बनाया हुआ है, तो उनको यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि केस के संदर्भ में करना होता है इसलिए उनको भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अब कोई भी रूब्रिक हो उसको आप सेपरेट कि भाई हमने ये रूब्रिक ले लिया अब हम इसको समझते हैं, ऐसे कोई रूब्रिक की सूक्ष्मता को समझा नहीं जा सकता। उससे थोड़ा आप आइडिया ले सकते हो, क्योंकि वो रूब्रिक जिस मेडिसिन में है तो उसके और बहुत सारे रूब्रिक है, तो उनके कॉन्टेस्ट में वो रूब्रिक है या इसके कॉन्टेस्ट में वो रूब्रिक है। तो समझने के लिए हमको बहुत सारे दूसरे रूब्रिक भी साथ ही समझने होते हैं, क्योंकि एक ही रूब्रिक है उसमें 10 दवाइयां दी हैं, 20 दवाइयां हैं या 2 दवाइयां हैं, तो दोनों में वो सिम्टम तो कॉमन है, पर वो वाला रूब्रिक वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, वो उस मेडिसिन के और दूसरे रूब्रिकों से समझ आता है। इसलिए फिर हम दोनों दवाइयों को अलग कर पाते हैं। तो पहले समझाता हूं, रेस्टलेसनेस बेड, टॉसिंग अबाउट इन बेड। अब जो इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा बेचैन है और बिस्तर में इधर उधर स्थान बदलता फिर रहा है। अब ऐसा क्यों बदल रहा है? उसको लग रहा है कि शायद उधर आराम मिल जाएगा, इसमें आराम मिल जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर एक स्थिति में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो उस स्थिति में अगर उसको आराम है तो फिर वो उस स्थिति को छोड़ेगा क्यों? वही रहेगा। जब आप अपनी स्थिति बदलते हो, मान लो इस मकान को बदल के मैं दूसरे मकान में जाना चाहता हूं, तो उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो इससे बेटर मकान होगा तभी जाऊंगा, या कोई मेरी मजबूरी होगी जो इसको छोड़ना पड़ रहा है। तो नॉर्मली लोग स्थान जो बदलता है वो अपने आप को बेटर स्थिति में लाने के लिए करता है। मतलब यह है कि जो जिस स्थिति में है उसमें उसको उतना कंफर्ट नहीं मिल रहा जितना उसको लग रहा है कि नई वाली में मिल जाएगा। तो इस ऐसी जब बेड में आदमी लेटा हुआ है, अब उसको तुरंत करवट बदलनी है या कुछ और बदलना है, या सिर इधर से उधर के दूसरी तरफ रखना है, पैर ऊपर रखने, नीचे रखने, तो इसका मतलब है जिस स्थिति में वो लेटा है, बैठा हुआ है, उस स्थिति में उसको पूरा कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बदलता है कि शायद उधर ऐसे आराम आ जाएगा। तो मतलब आरामदायक स्थिति में व्यक्ति नहीं है। तो मन मतलब नई स्थिति में जाने की चाहत तभी होती है जबकि व्यक्ति सोचता है कि नई स्थिति वर्तमान स्थिति के मुकाबले में ज्यादा आरामदायक, ज्यादा लाभकारी रहेगी, या नई स्थिति या स्थान में चले जाना उसके लिए कोई मजबूरी है अथवा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति तर्क संगत, मतलब ये नहीं कि तुरंत, तर्क संगत का मतलब होता है कि रीजनेबल टाइम, भाई अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए इसी स्थिति में बैठे हुए, तो अब करवट बदल लो, क्योंकि उस स्थिति में बैठे बैठे कुछ परेशानी होने लगेगी, हाथ सो जाएंगे, थक जाएंगे। तो हालांकि जब उसने चेंज किया है, उस चेंज तो इसीलिए क्या है कि 2 घंटे हो गए, मेरे हाथ थक गया, दूसरी साइड लेट लो। तो यानी चेंज तो हमेशा नई आरामदायक स्थिति में जाने के लिए ही किया जाता है। तो ये मतलब जो चेंजिंग है ये उसकी मानसिक अवस्था को दिखाता है। मतलब पर ये जो पूरा रूब्रिक है इसका जो मेन हेडिंग है वो है रेस्टलेसनेस। मतलब हुआ कि बेचैनी, मतलब वो जो वर्तमान में आराम महसूस नहीं कर पा रहा है, बल्कि वर्तमान अवस्था उसके लिए कुछ कष्टकारी है, इसलिए वह बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्थिति को बदलता रहता है।
परंतु उसको किसी भी अवस्था में शांति या चैन महसूस नहीं हो रहा है, तो शांति की तलाश है इसका मतलब। तीसरा वर्ड है बेड, बिस्तर। तो बिस्तर में आप कब लेटते हो? जब आपको आराम करना होता है। तो इसका मतलब है कि बिस्तर ऐसी जगह है कि जो आपके लिए आराम करने का स्थान है, जहां आप उसमें लेट कर अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में, आरामदायक स्थिति में ले आते हो, यानी वहां से सुख पाने वाला स्थान है वो आपका। एक और वर्ड है टॉसिंग। टॉसिंग का मैं डिक्शनरी से मैंने कुछ मतलब लिखे हैं तो टॉसिंग का मतलब है टू थ्रो समथिंग लाइटली एंड केयरलेसली, मतलब किसी वस्तु को हल्के से और लापरवाही से फेंकना या उछालना। जैसे बच्चे ने पत्र को खोला, लेटर खोला और उसका एनवलप डस्टबिन की तरफ उछाल दिया, यानी फेंक दिया उधर, यानी लापरवाही, जैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा इसका मीनिंग दिया हुआ है टू मूव और टू मेक समबडी और समथिंग मूव अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब किसी चीज को, किसी इंसान को ऊपर नीचे या और एक दूसरे की तरफ हिलाना डुलाना, या किसी को हिलाना डुलाना, करवटें बदलना, हिचकोले खाना, ये सब टॉसिंग के मतलब हैं। उदाहरण ये, वह बिस्तर में इधर उधर करवटें बदल रहा है, किसी भी अवस्था में उसको नींद नहीं आ रही है, इसको टॉसिंग कहते हैं। तो टॉसिंग इन बेड का पूरा मतलब हुआ कि बिस्तर में इधर उधर करवटें बदलते रहना, शांति से नहीं, बेचैनी में। अगर व्यक्ति को चैन पड़ रहा होगा तो वो इधर उधर करवटें नहीं बदलेगा, इसलिए वह वर्तमान, मतलब जिस करवट में वो लेटा हुआ है, अपने को आरामदायक स्थिति में महसूस नहीं कर रहा है। इसी कारण से जल्दी जल्दी वो करवटें बदल रहा है ताकि उसको कोई आरामदायक स्थिति प्राप्त हो जाए। ये सिर्फ करवटें बदलने का मामला नहीं है, अभी इस करवट लेटा, अभी उस करवट लेटा, अभी इधर से खड़ा होकर दूसरा सिराने की तरफ लेट गया, फिर सिराने से खड़ा होकर पैर की तरफ लेट गया, कभी बिस्तर में साइड में लेट गया, कभी पैर लटका के लेट गया, मतलब उसके ऐसे, यानी वो शांति पर और कंफर्ट की तलाश में है, यानी प्रयास कर रहा है शांति और कंफर्ट पाने का। जिस स्थान या अवस्था में उसको पूरा आराम मिलना चाहिए उसमें भी उसको नहीं मिल रहा है, ये इसका मतलब है। तो पूरे रूब्रिक का जो सार हुआ, इसेंस हुआ कि व्यक्ति अपनी वर्तमान परेशान वाली अवस्था से किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है, यानी जल्दी से जल्दी कंफर्टेबल स्थिति में चला जाना चाहता है। अब हम इस रोगी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं। इस रोगी के पैर के तलवों में इतनी जलन है कि उसकी जो पीड़ा है उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, और उससे राहत पाने के लिए वह कभी तलवों में तेल लगाता है। अब तेल क्यों लगा रहा है? वो ये सोचकर लगाता है कि शायद तेल लगाने से उसको आराम आ जाएगा। अब तेल लगाने की जो ये क्रिया है, ये बिल्कुल बिस्तर में करवट बदलने के समान है। यानी जब तेल नहीं लगा रहा था तो मतलब एक किस्म से एक बिस्तर में एक साइड में लेटा है। तेल लगाने का मतलब है कि उसने अपनी साइड बदली, मतलब उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, एनालॉजी दे रहे हैं, साइड बदली, तो इसका मतलब है कि पुरानी स्थिति से नई स्थिति में पहुंचा। तो पहले तेल ना लगाने वाली स्थिति थी, अब तेल लगाने वाली स्थिति है, तो उसको लग रहा है तेल लगाने से आराम आएगा। तो तेल लगाने की ये क्रिया बिस्तर में करवट बदलने के समान है। जब उसको राहत नहीं मिलती है तो वह फिर कुछ और नया करता है, इसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और करता है कि तो ये हो गया टॉसिंग इन बेड। उसके सारे प्रयास हो गए इक्वलेंट टू टॉसिंग इन बेड, परंतु उसकी परेशानियां किसी भी तरह से कम नहीं हो रही हैं। मतलब पैर की जो जलन है उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो अब एक रूब्रिक टॉसिंग बेड से लेके चले थे, उसका सूक्ष्म मीनिंग जब निकालने लगे तो कहां पहुंच गए हम लोग? डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, यानी जलन उसको बहुत तंग कर रही है। अच्छा, अब वो अपनी इस पीड़ा से तुरंत छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि उसकी बर्दाश्त से बाहर है। जब वो अपने प्रयासों में इस जलन की पीड़ा से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाया तो वो चाहता है कि कोई दूसरा उसकी इस पीड़ा को खत्म कर दे या कम कर दे, यानी दूसरा कुछ करे ताकि उसकी पीड़ा कम हो जाए। तो जब
होगा, उसका तरीका होता है तो रिक्वेस्ट करेगा। तो जितनी अर्जेंसी होगी, जितना ज्यादा कष्ट होगा, उतना ही ज्यादा जोर से पूरे प्रयास से वो दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करेगा। कि जैसे मान लो शेर आया तो पता है कि 1 सेकंड में ही खा जाएगा, तो उतना ही जोर से चिल्लाएगा कि कोई मेरे को आके बचा लो। मतलब जो अर्जेंट स्थिति है उसका प्रेशर उसके दिल दिमाग शरीर पर इतना ज्यादा है कि उससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए जहां से भी मदद मिले अब ले लो बस। तो दूसरों से मदद पाने की गुहार लगाएगा। तो जितनी तीव्र पीड़ा होगी उतनी ही शीघ्रता से जल्दी से राहत पाने की चाहत भी होगी। इसलिए वह बदहवासी की हालत में, मतलब डेलीरियस होके हालत में मदद मांगता है कि किसी भी तरह से उसकी पीड़ा कम करो, यानी उसकी पीड़ा कम हो जाए। तो ये हुआ डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर, यानी मदद के लिए पागलपन से, यानी बदहवासी से चिल्लाना। मतलब कि वो राहत के लिए इधर उधर भागता है, जहां से भी उसको राहत पाने की आशा होती है वो वहीं पर चला जाता है, चाहे कहीं भी हो, या उसी को बुला लेता है। तो बिना इस बात पर विचार किए कि यह व्यक्ति राहत देने के योग्य है या नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि जिधर जो कहीं कह रहा है मैं वहीं चला जाता हूं जी, ताकि मुझे परेशान हूं, जल्दी आराम आ जाए, पर आता नहीं है। यह व्यक्ति काफी दिनों से पैर की जलन से पीड़ित था, परंतु जलन कम होने, मतलब इसकी जो सहनशीलता की सीमा में होने के कारण वो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। परंतु अब जलन बर्दाश्त न होने के कारण वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मुझसे दवाई चाह रहा है, इसलिए उसने मुझे फोन किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो फोन करने का स्टाइल है, टाइम है, शब्द है, उसी से समझ आ जाती है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए बहुत लंबा केस लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इस समय उसका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से उसको तुरंत इस भयानक जलन से मुक्ति मिल जाए, राहत मिल जाए। मतलब उसके लिए ही एक इमरजेंसी वाली स्थिति है, इसीलिए चीख भी ज्यादा होगी, अर्जेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये कैरिड फास्ट नहीं है, कहीं जाना नहीं चाह रहा कि उस परेशान वाली स्थिति को हटाना चाह रहा है। तो ये हुआ डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर। जो तकलीफ की तीव्रता है, मतलब तेजी है, या परेशान करने वाली स्थिति की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही तीव्रता से राहत पाने की आवश्यकता होगी। मतलब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर किसी चीज से आप जल जाते हो, मतलब पानी गिर गया, चाय गिर गई, कुछ और हो गया, कोई गर्म बर्तन आपके साथ लग गया, तो जो जलन की जो पीड़ा है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, ये सब आपका अनुभव है, कि आप उससे तुरंत राहत चाहते हो। डेलीरियम क्राइंग हेल्प विद, तो पीड़ा से इधर उधर छटपटा रहे होते हो। रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन बेड, आपने देखा हो बंदा उछल रहा होता है इधर से उधर, इधर से उधर, जो जल गया उस हिस्से को पकड़ के हाथ से दबा के कुछ करके, या हाथ जोर जोर से झटकता रहता है, मतलब वो एक तड़प सा रहा होता है। तो उस समय अगर आपको कोई छेड़ दे, मतलब कुछ कह दे, ये कर ले, वो कर ले, या तूने क्यों हाथ लगाया, तूने कैसे जला दिया, ध्यान से काम नहीं करते, वगैरह वगैरह, तो वो एकदम इरिटेट होता है, क्योंकि ये बात उसको पिंच करती है मैं जलाऊं और ये बकवास कर रहे हैं। तो ये रूब्रिक हो गया इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, रेज रिड्यूड बाय टच। तो इस प्रकार हमने देखा छोटे से रूब्रिक से लेके चले कि कैसे रूब्रिक एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मतलब छोटी से रूब्रिक से भी आप पूरी दवाई की पिक्चर को समझ सकते हो। अब समझ आया आपको कि कैंथेरिस को हम जले में क्यों देते हैं, क्योंकि जलने की पीड़ा के जो सिम्टम है वो कैंथेरिस के सिम्टम से मैच करते हैं, इसलिए कैंथेरिस जलने की अच्छी दवाई मानी जाती है। परंतु अगर आप देखें, अगर कोई जल गया और उसकी इतना डीप जल गया कि ऊपर की स्किन जल गई पूरी तरह से, तो उसकी पीड़ा नहीं होती है, उसको जख्म जरूर बन जाएगा पर इतनी भयानक पीड़ा उसमें नहीं होती है, तो वो सिम्टम भी नहीं होंगे ऐसे। तो इसलिए कैंथेरिस उस केस में जलने के बाद काम नहीं करेगी, वो कोई और दवाई काम करेगी। तो इसलिए हमेशा सिम्टम को मैच करना जरूरी होता है, ना कि ये कहना कि कैंथेरिस जले की बड़ी अच्छी दवाई है। तो ये तो सही होम्योपैथी नहीं है। अब इस केस में जलन की तीव्रता से उसके पूरे व्यक्तित्व, मतलब पर्सनैलिटी, पूरे इंसान को उस जलन ने अपने काबू में कर रखा है, यानी उसका पूरा ध्यान जलन पर ही है।
उसका और कहीं दिमाग नहीं जा रहा है, उसका पूरा ध्यान पैरों की जलन में फंसा हुआ है। पर उसको ये स्थिति जो अब हो रही है जलने वाली, बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है, अप्रिय लग रही है। इसी कारण से वो जल्दी से जल्दी इससे मुक्त हो जाना चाहता है, तो इसलिए प्रयास कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब मेरी मदद ले रहा है। इसीलिए होगा डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर। अब इस केस में एक और रूब्रिक है, डेल्यूजन चोक्ड आईसी कोल्ड हैंड्स बाई। मतलब हुआ कि किसी बर्फ के समान ठंडे हाथ के द्वारा उसका दम घोटा जा रहा है। अब बर्फीले ठंडे हाथ का क्या मतलब होता है? अब वाले इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ बर्फ में डाला, ठंडे पानी में डाला, ठंडे हो गए तो आपने उसका गला पकड़ लिया, ऐसे नहीं है। ये वो हाथ ठंडा, वो वाला ठंडा नहीं है ये। तो इसका ये एक मुहावरा है, बर्फ के समान ठंडे हाथ। तो बर्फ के समान ठंडे हाथ का मतलब हुआ कि वो ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसके हृदय में जरा से भी करुणा या दया भावना नहीं है, गर्मजोशी नहीं है, प्रेम नहीं है। उसको तो जो अपना काम करना है वो करना है। तो जब उसके हृदय में दया करुणा ये है ही नहीं, तो आपकी तड़प को तो वो देखेगा नहीं, उसको तो जो करना है वो कर देगा। तो इसीलिए इसका मतलब हुआ कि किसी भी तर्क से आप उसकी पीड़ा की अनुभूति को, वो वाला जो व्यक्ति दबा रहा है गला, उसको छोड़ने वाला नहीं है, यानी उसको वो चोक करके ही करके ही छोड़ेगा। तो इस पूरे रूब्रिक का मतलब हो गया कि व्यक्ति का ऐसी स्थिति में फंस जाना जिससे बचकर निकलना या छुटकारा पाने की कोई संभावना नहीं है। यानी चोक हो रहा है तो चोक होके ही खत्म होके ही लेगा, मर के ही दम लेगा वो। अब जब ऐसी खतरनाक और पीड़ादायक स्थिति में अगर कोई होगा तो जाहिर बात है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी से जल्दी उस पीड़ादायक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रयास करेगा। आप खुद देखो, अगर कोई आपका गला दबा रहा हो तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए कितनी बुरी तरह तड़फ रहे होगे, कितना प्रयास कर रहे होगे, कितना छटपटा रहे होगे। तो ऐसी स्थिति ही कैंथेरिस की होती है। तो व्यक्ति जल्द से जल्द छुटकारा पाने का प्रयास करेगा। अगर वो स्वयं के बल पर नहीं छूट पाता है तो पूरी ताकत से उसको बचाने के लिए पुकारेगा कि कोई आ जाए किसी तरह से भी, अगर वो पुकार सका तो उसकी जो भी कुछ ये पुकारने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं है कि चीख ही हो, पर एक इमरजेंसी स्थिति है कि मुझको बचाओ, तो ऐसी आवाज होगी। तो इस चीख का मतलब हुआ कि जोर की आवाज नहीं है, बल्कि मदद की अति शीघ्रता से उसके पास पहुंचने की आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं तो गया। यानी मुझे ये तंग कर रही है, दर्द तंग कर रहा है, या और कुछ अवस्था तंग करे, इसे जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलाओ, मुझे कोई गोली दो, दवाई दो, दवा दो, कुछ भी करो। आवश्यकता उसके हाव भाव से प्रकट होगी। परंतु इस रूब्रिक का सीधा संबंध डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प से जुड़ जाता है। अब ये सारे रूब्रिक एक दूसरे के साथ जोड़ के समझा रहा हूं मैं इसको। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग थलग जो रूब्रिक दिख रहे हैं, क्योंकि जितने भी रूब्रिक मैंने लिए हैं, अगर इनका शाब्दिक अर्थ लोगे तो ऐसे लगेगा इनमें आपस में कोई समानता नहीं है, लेकिन जब इनको एनालाइज करते जाओगे सूक्ष्मता के स्तर पर तो आप खुद जान जाओगे ये तो सबका एक ही मतलब है, ये तो सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक एक्शन दूसरी एक्शन को लीड कर रही है। तो इसलिए प्रत्येक दवाई को समझने के लिए रूब्रिकों की सूक्ष्मता को समझना जरूरी होता है। मतलब अगर एक मेडिसिन के सभी रूब्रिकों का सूक्ष्म अर्थ हम समझ जाएं तो औषधियों के हजारों रूब्रिक की जो सम्मिलित अनुभूति होगी, यानी उनका जो मतलब निकल रहा होगा, वो कुछ ही रूब्रिकों में सिमट जाएगा। कहने का अर्थ है कि किसी भी औषधि की सूक्ष्मता के स्तर पर अध्ययन करने से ही औषधि की मूल भावना हमें समझ आ जाती है, या समझ आती है, उसके बिना आ ही नहीं सकती। तो ऐसी समझ को प्राप्त करने के बाद रोगी की कुछ बातों के आधार पर ही हम सटीक दवाई का चुनाव कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में मैंने किया। और इस प्रकार के अध्ययन का दूसरा लाभ यह है, व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में हो, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास इलाज की अवस्था में ही हो, बीमारी के अलावा भी और लाइफ में हजारों स्थितियां होती हैं जहां इंसान फंसे होते हैं, तो वहां भी हम आसानी से दवाई दे सकते हैं। तो व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में फंसा हुआ हो, बीमारी के अलावा भी, उस समय की जो मानसिक स्थिति होगी उसको अगर हम समझकर
हम उसके मन को राहत पहुंचा सकते हैं। मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी हालात जो है, एनवायरनमेंट ऐसे है किसी किस्म के जो उसको परेशान कर रहे हैं, जिससे वो परेशान है, दुखी है, और उन हालात को बदलने की तो कोई संभावना है नहीं, तो फिर क्या करें? क्या जिंदगी भर उसी में दुखी रहेगा वो? ऐसी बात नहीं है। अगर हम उन हालात में भी, परेशान करने वाले खराब हालात में, रोगी की जो मानसिक स्थिति है उसको समझ के अगर हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, तो फिर वही व्यक्ति उन्हीं हालात में आसानी से जी पाएगा, कंफर्टेबली, क्योंकि अब वही हालात उसको पिंच नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे तो सेम कंडीशंस में और परिवार में 10 लोग होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो उल्टा इसी को कहते हैं कि तेरा अपना दिमाग खराब हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप एक मेडिसिन की प्रकृति समझिए और उसको हर फील्ड में लगाइए, हर एज के व्यक्ति को लगाइए, हर मेल फीमेल लगाइए, किसी को भी लगा सकते हैं, किसी भी बीमारी में लगा सकते हैं, किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं। इसलिए दवाइयों की सूक्ष्मता समझना जरूरी होता है। अब इस केस का जो मुख्य रूब्रिक है, डेल्यूरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर, यही लिया गया था जब मैंने प्रिस्क्राइब किया था। क्यों लिया था? क्योंकि रोगी बार बार एक ही बात कह रहा था कि जलन उसकी बर्दाश्त की सीमा से बाहर है। अभी 3-1 मिनट का सारा केस है और इसमें 3-4 बार उसने इस बात को दोहराया है कि जलन मतलब बर्दाश्त से बाहर है। तो मतलब ये पॉइंट उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि यही पॉइंट इस केस का मुख्य लक्षण है, मुख्य रूब्रिक है। इसलिए हमें रोगी से जो अन्य विषयों पर बात करते हैं, जैसे हम लोग, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि पूछते हैं ना, भी पुरानी हिस्ट्री पूछ लो, परिवार की हिस्ट्री पूछ लो, IPR पूछ लो कि भाई दूसरे लोगों से उसका क्या संबंध है। अगर वो होगा तो खुद ही बता देगा वो तो इस कारण से जो लोग कहते हैं मुझसे कि आप केस टेकिंग पे कोई वीडियो बनाइए, वो वीडियो बन नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं बनाता हूं। क्योंकि किसी भी केस टेकिंग का सेट फॉर्मेट नहीं हो सकता। तो सेट फॉर्मेट में अगर आप लेके चलोगे तो उसमें जो रोगी की जो मुख्य इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, वो कवर ही नहीं होगी, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। मतलब बहुत बार, हमेशा नहीं, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए केस लेने का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं बनाया जा सकता और ना ही बनाने की कोई आवश्यकता है। तो ऐसा जो केस बनाने का फॉर्मेट है, यानी पूर्व निर्मित तरीका है या फॉर्मेट है, वो चिकित्सक के ध्यान को रोगी की मूल समस्या से भटका देता है और दवाई के गलत होने की पूरी संभावना बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि रोगी जो कुछ भी स्वयं अपनी मर्जी से बता रहा है और जिस बात पे जोर दे रहा है, वो ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। हमें औषधि का चुनाव करने के लिए उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो हमारा सिलेक्शन ठीक होगा। मुझे आशा है कि मेरा जो जस्टिफिकेशन है इस केस में कैसे दवाई दी गई, और भी बहुत सारे पॉइंट जो भी मैंने उठाए हैं, दर्शकों को समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि सब लोग सीख सकें। धन्यवाद। यहाँ पर जो कुछ मैं होम्योपैथी के बारे में बताना चाहता था वो तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से बता दिया है। अब आगे मैं बताऊंगा आपको सहयोग के बारे में, जो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा जरूरी है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। सहयोग करे बिना किसी भी मनुष्य का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने आपको केवल सहयोग करने के लिए विकसित किया है। जो कुछ भी हम इस दुनियादारी में कर रहे हैं वो केवल सहयोग के द्वारा मोक्ष पाने के लिए जो जरूरी चीज है उसके साधन मात्र हैं, मंजिल नहीं है। मंजिल सहयोग से मिलेगी, मोक्ष सहयोग से मिलेगा, ये अकेला रास्ता है। इसलिए मैं अभी कुछ मैसेज आपको दूंगा, उनको आप पढ़ लेना।
वैसे तो सहयोग अनादिकाल से चल ही रहा है। जिस सृष्टि की जो रचना हुई है सहज में हुई है, तो इस सृष्टि के जो कार्य करने का तरीका है उसको हम सहज योग कहते हैं। तो सृष्टि शुरू से चल ही रही है अपने हिसाब से। अब उसमें हमारे को क्या चाहिए कि जो मानव है उस सृष्टि का पार्ट तो है, पर उसकी चेतना से वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो उस जुड़ने को जो ढंग से सृष्टि काम कर रही है उसको हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ें तो उसको योग कहते हैं। और ये नेचर ही जोड़ेगी, स्पॉन्टेनियसली होगा, इसलिए इसको सहयोग कहते हैं। तो मैं अब श्री माता निर्मला देवी के कुछ कोटेशन आपको पढ़ के सुनाता हूं। आज सहज योग उस स्थिति पर आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए। जब तक आपके जीव का शिव से संबंध नहीं होता, जब तक आपकी कुंडलिनी उठकर ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक उसको योग नहीं कहना चाहिए। तब तक योग की सिर्फ तैयारी होती है। मतलब यह है कि जब से सृष्टि बनी है और आज तक जो कुछ घटित हुआ है वो सहज योग की तैयारी थी। और जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग हैं, ये सारे उसकी तैयारी हैं। जब कुंडलनी नीचे से मतलब सैक्रम बोन से ऊपर उठती है तो ये सारे योग घटित होते होते कुंडलनी सहस्त्रार पे आ जाती है और सहस्त्रार पे आके उसे छेद देती है। ये सबसे बड़ा महायोग है। इसलिए कहना चाहिए सहजयोग जो अनादिकाल से चल रहा है वह है सहज योग जो आपके साथ पैदा हुआ है। उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए। ये श्री माता जी का दूसरा संदेश है। कृष्ण शक्ति जो हमारे अंदर है वो मनुष्य की शुरुआत है। कृष्ण शक्ति जो है ये समझना चाहिए कि ये उत्थान की परिपूर्णता है। कृष्ण की ये संपूर्ण शक्ति है, विराट। जब आपकी कृष्ण की शक्ति जागृत हो जाती है तब आपका संबंध विराट से हो जाता है। इसलिए जब मेरा प्रोग्राम चलते वक्त मैं यह कहती हूं कि तब आप इस तरह दोनों हाथ खोलकर बैठें तो ये कृपा शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी और आपका संबंध उस विराट से हो जाएगा। तो ये योग पाने का सबसे आसान तरीका है, श्री माता जी इसको देती हैं। जब आप कृष्ण की शक्ति को पा लेते हैं तब आपके अंदर साक्षी भाव आ जाता है, विटनेस स्टेट या स्थित प्रज्ञा आप हो जाते हैं। ये माँ का संदेश है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि आप सब लोग सहयोग करें और ईश्वर से अपना संबंध बनाएं। ये एकमात्र तरीका है परमात्मा से मिलन का, मोक्ष को पाने का। धन्यवाद।